श्रीमती आरती दवे लालचंदानी जी का स्वागत करता हूं। आरती लालचंदानी जी एक ऐसा मेडिकल फील्ड में एक ऐसा नाम है जिसके लिए किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। वो मेडिकल कॉलेज की पिछले कई सालों से जहां प्रिंसिपल हैं, उसके अलावा उन्होंने मेडिकल फील्ड में भी कई नए शोध अनुसंधान किए हैं। जैसे कि उन्होंने रियूमेटिक हार्ट के संदर्भ में एक दवा का इजाद किया था जो एक विश्व प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल में पूर्व में प्रकाशित हो चुका है। इस समय प्रोफेसर आरती दवे लालचंदानी जी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज नोडल सेंटर है कोविड-19 के मरीजों के इलाज का। आरती जी हमारे सामने हैं, तो आरती जी से हम कोविड-19 के बारे में कुछ पाठकों और व्यूअर्स, अपने व्यूअर्स को मद्देनज़र रख कुछ सवाल और उनसे जवाब चाहते हैं। आरती जी की अगर अनुमति है तो हम ये शुरू करते हैं सिलसिला। जी, पहला सवाल है कि पहला सवाल है कि आज वर्ल्ड थायराइड डे है। वर्ल्ड थायराइड डे है और थायराइड के मामले देश में बढ़ रहे हैं, तो इन सब मामलों पे थायराइड की समस्या से कैसे निपटा जाए या इनका कैसे समाधान किया जाए, इस बारे में आपकी अमूल्य राय चाहिए। हाँ, आज वर्ल्ड थायराइड डे है और हम लोगों को सालों लग गए ये समझने में कि बहुत सारे हमारे सिम्टम्स, लक्षण हमारे बॉडी में ये थायराइड की कमी, थायराइड हार्मोन की कमी से होते हैं। अब हम लोगों को ये अच्छी तरह पता है कि यदि आपका स्किन बहुत ड्राई होने लगे, चमड़े में खुजली होने लग जाए, वजन बढ़ने लग जाए, अनीमिया होने लग जाए, खून की कमी होने लग जाए, थकान होने लगे, शरीर का वजन बढ़ने लगे जैसे सूजन आ रही है पूरे शरीर में, तो आपको थायराइड की जांच करानी चाहिए। और अक्सर ये हाइपोथायराइड निकलता है हमारे यहाँ शरीर में T3 T4, जिसकी जांच बहुत आसानी से हो जाती है। T3 T4 हार्मोन लेवल की कमी आती है और बहुत आसानी से ये हार्मोन के टैबलेट छोटे छोटे मिलते हैं। ये अलग अलग स्ट्रेंथ के मिलते हैं और ये 100 माइक्रोग्राम जैसे आमतौर पे एक दिन में रोज लेने के लिए, या 25 माइक्रोग्राम, 50, 75, 100 माइक्रोग्राम पर डे लेकर आसानी से इस कमी को दूर किया जा सकता है। क्योंकि इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी है तो हार्ट अटैक भी हो सकता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है और जल्दी मौत हो जाती है, मोर्टेलिटी बढ़ती है। डॉक्टर साहब, मैं अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं या लोग एक जिज्ञासावश सवाल करते हैं कि थायराइड होने के बाद से वज़न बढ़ने लगता है, तो क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल। थायराइड के कमी का एक लक्षण ये भी होता है हाइपोथायराइडिज्म का, मिक्सिडीमा का, कि वज़न बढ़ने लग जाता है। और कई बार ये वज़न जो बढ़ता है ये खाली पानी वाली भरने वाली सूजन नहीं होती, एडिमा नहीं होता, और इसीलिए कई बार ये इरिवर्सिबल भी होता है। और ऐसे लोग बहुत काम नहीं कर पाते, इनको नींद ज़्यादा आती है, बहुत सुस्ती होती है, काम करने में इनको बहुत रुचि ख़त्म हो जाती है और इनको बहुत अपना विल पावर स्ट्रेन करके ही कुछ कर पाते हैं। हार्मोन दवा देने का, थायरॉक्सिन देने का बहुत लाभ होता है और बहुत जल्दी लाभ हो जाता है और इन लोगों को ड्रास्टिक चेंज महसूस होने लग जाता है। और जो वो समझ रहे होते हैं कि कई बार ये मिडिल एजेड वीमेन में होता, सोचती हैं कि हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, हम बूढ़े होते जा रहे हैं, इस वजह से मुझे ये थकान हो रही है, काम नहीं हो रहा, उनको भी तुरंत फ़ायदा मिलता है। तब ये पता लगता है ये जांच से कि ये तो थायराइड हार्मोन की कमी से था, न कि ओल्ड एज। कभी भी कोई बीमारी ये ना समझे कि बुढ़ापे की वजह से या बढ़ती उम्र की वजह से है। तो अब थायराइड से कोविड-19 की ओर इसको चलने देगा, उतार दे, चलत हो रही है। हाँ, तो हटा दीजिए, थोड़ा नीचे कर मतलब थोड़ा सा लीजिए। कोई रेडीमेड शरबत में पता नहीं क्या केमिकल है, कोल्ड ड्रिंक है, कोक है, इसी तरह के जो खाना में रेडीमेड मसाला आप डालते हैं उसमें कुछ आपको नहीं पता ये रेडीमेड मसाला जैसे आप रेडी फास्ट फूड में डाल लेते हैं, बना लेते हैं, वो बिल्कुल ना खाइए। बाज़ार में
जो खाना सामने दिख रहा है कि किस चीज़ से बना वही खाइए। सादी दाल रोटी सब्जी वगैरह बैलेंस डाइट लीजिए। हर तरह के दाल, हर तरह की सब्जी, कार्बोहाइड्रेट भी हो डाइट में, और दूध दही मक्खन देसी घी ये सब ले सकते हैं। ऑयल्स ले सकते हैं, कड़वा तेल वगैरह प्रयोग करिए। मसाले जो प्रयोग करिए वो आपको पता हो क्या हो, जैसे दालचीनी, लौंग, जीरा, इलायची, हींग, हल्दी, ये चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं। पत्तियाँ अपने गार्डन में उगा के तोड़ के खाइए, एंटीऑक्सीडेंट देगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा। जैसे आप तुलसी की पत्ती या मेथी की पत्ती, पालक की पत्ती है, पत्ता गोभी की कोई पत्ती है, और इसी तरह आप पुदीना की पत्ती, ये सारे पत्तियाँ अगर तोड़ के खाते हैं धो के खूब अच्छी तरह से या गर्म पानी में डाल के, तो ये बहुत आपको फ़ायदा देती हैं। जितना आप पकाएंगे खाना, बहुत ज़्यादा ओवर कुक्ड फूड, ग्रेवी वाले फूड, वो आपको नुकसान करेंगी, पेट खराब करेंगी। जब आपका पेट खराब होगा तो आपके बॉडी के इम्यून फैक्टर्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे और आपकी तबीयत बिगड़ेगी और आपकी इम्यूनिटी कम होगी, और तो आपको ये कोरोना इन्फेक्शन या जो भी हवा में वायरस है, ट्यूबरकल बैसिलाई है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस के जो इतने बैक्टीरिया होते हैं, ये आसानी से आपको ग्रसित कर लेंगे और आप बीमार हो जाएंगे। इसलिए अपनी सबसे बड़ी चीज़ है अपने अंदर की जो क्षमता है लड़ने की, वो आप अच्छे आदतों से ही बढ़ा सकते हैं। सुबह जल्दी उठना, रात को समय से सोना, अपने को थकाए नहीं, मतलब सकारात्मक जीवन शैली आपका कहना है कि बिल्कुल बिल्कुल जैसे देवताओं की तरह जिएं और असुरों की तरह न रहें। जैसे रात को असुरों की भांति देर तक जगना, रात भर काम करनी, निशाचर न बनिए। रात में खाना खाना, 12-1 बजे खाना खाना, सूर्यास्त के 1-2 घंटे के अंदर अंदर जो खाना खा लीजिए। रात में खाना, दिन भर सोना, देर से उठना। अगर आपके बच्चे घर में ये करते हैं उनको भी बताइए, उनको ये ना करने दीजिए। लॉकडाउन के समय अगर उन्होंने ऐसी दिनचर्या बिगाड़ ली है तो ये बिल्कुल ना करें, इससे लोग बीमार पड़ते हैं। और अगर गंदी आदतें हैं, तम्बाकू, पान मसाला, दारू, नशा, इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। सारे फैमिली मेम्बर्स मिल के दबाव डालें। अगर कोई 1-2 फैमिली मेम्बर में गंदी आदत है उसको बदलें। अगर आप नेचर के साथ चलें, सूर्योदय के साथ उठें और थोड़ा टाइम पूजा पाठ, योग, मेडिटेशन, ध्यान, अच्छी बातों में, पॉजिटिविटी में, अपने बॉडी को डिटॉक्स करने में। डिटॉक्स के बहुत सारे आजकल मीनिंग है, पर बेसिकली डिटॉक्स मतलब डॉक्टर ये साहब होता क्षमा है। कीजिएगा, थोड़ा प्रश्नों की सूची ज़्यादा है। बीते दिनों एम्स के डॉक्टर साहब बीते दिनों एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत में कोविड-19 के मामले मध्य जून से जुलाई तक पीक पे होंगे। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा, किसी को कुछ भी नहीं पता है क्या ये कोरोना का बिहेवियर होगा। जैसे इसके आने का नहीं पता था, आके इतने लोग मर जाएंगे, किस कंट्री में कितने मरेंगे, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और आपने ये देख लिया कि बहुत कोल्ड कंट्री में भी ये छा गया, बहुत वार्म कंट्री में भी आया, सी साइड में भी आया, प्लेन्स में भी आया, और कोस्टल नॉन कोस्टल में भी आया। ये हर जगह पहाड़ों में भी चला गया। ये हर तरह से कोई इसने रूल नहीं फॉलो किया, कोई इसमें हम लोगों को पैटर्न नहीं दिखाई दिया अभी तक कि कोरोना से कौन ग्रसित होता है कौन नहीं। कहते थे खाली बूढ़ों में होगा, जवान लोग बहुत मर गए। कई लोग कहते हैं कि खाली वो डायबिटिक या हाइपरटेंशन में ही असर दिखाएगा। नॉन डायबिटिक, नॉन हाइपरटेंशन भी मर भी गए, उनको अफेक्ट भी किया। बच्चों में नहीं होगा, बच्चों में भी हुआ। कई यंग लोग भी मर गए हमारे यहाँ, 28-29 साल के भी करीब 3 लोग हैं, वो भी उनकी डेथ हो गई। यंग डॉक्टर्स की डेथ हो गई है। तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बस एक मात्र तरीका है, सोशल डिस्टेंस, हर एक से दूर रहिए। पता नहीं कौन कैरियर है, वो तो उसको तो कुछ नहीं हुआ। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो कैरियर है उससे भी दूर रहना। आप ये नहीं कह सकते तो हेल्दी है, इनके एरिया में नहीं हुआ, उससे भी दूर रहना, क्योंकि उनको नहीं हुआ, उनकी इम्यूनिटी थी, वो हेल्दी थे, यंग। आपको हो सकता है, और आप भी यंग हेल्दी हैं, फिर भी ये आपको हो क्या, ये कोरोना आपके अंदर ऐसा रूप ले ले जो आपके डेथ बेड पे पहुंचा दे। ऐसा भी हुआ है। हम लोग ऐसे कई किस्से मारे। बॉडी बिल्डर मार्क शूल्स को खाली एक बार बॉस्टन गया पार्टी में, फ्लोरिडा से, वहाँ पर एक पार्टी अटेंड करके उसके मरने की नौबत आ गई, वेंटिलेटर पे चला गया। बॉडी वेट उसका 60 kg कम हो गया, जबकि वो बॉडी बिल्डर और जिमनास्ट और सब कुछ था,
हेल्थ कॉन्शियस था, फिर भी एक विजिट से उसकी मरने की नौबत आ गई, वेंटिलेटर पे पहुंच गया। तो इसीलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। अपने आप को ये मान के चलिए, आप भी प्रोन हो सकते हैं। कौन प्रोन है, किसको क्या हो जाए कल नहीं मालूम। इसमें कोई लापरवाही ना हो और हर जना अपना देखे। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये एम्स के जो निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने जो आकलन किया है वो उनका अपना निजी आकलन है, इसको जो है मतलब जो है वो जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि सारे डॉक्टर इससे सहमत हैं। एक सवाल और है डॉक्टर साहब आपसे कि कोविड-19 की वैक्सीन आने में क्या लंबा वक्त लग सकता है? जो पहला आपका सवाल था वो ठीक है, कुछ पैटर्न स्टडी करके उन लोगों को भी कुछ प्रेडिक्शंस करने होते हैं, तो वो बिल्कुल अपनी तरह से बिल्कुल ठीक है। नहीं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी के बारे में कह रही हैं? हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल ठीक है अपनी तरह से। हमें बस हमेशा सतर्क रहना है। अभी ये टाइम नहीं आया है जो हम कहें कि ये कोरोना जा रहा है या चला जाएगा 1 महीने में, 2 महीने में या 1 साल में, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते। डॉक्टर साहब, ये सवाल जो है जब एक न्यूज़ चैनल पे आदरणीय हर्षवर्धन जी से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से एक पत्रकार ने किया, तो उन्होंने कहा कि तथ्यों के आईने में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने जो बात कही है मैं उससे मतलब जो है सहमत नहीं हूँ, और अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है वो बिल्कुल सही है। इस पे आपका क्या कहना है? मैं इसी चीज़ को दोहराऊंगी कि कुछ भी कहना मुश्किल है। किस टाइम ये जैसे एकदम से कोरोना आ गया, फ्लेयर अप कर गया, कहीं नामो निशान नहीं था, उसी तरह बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि फिर ये एकदम से फ्लेयर अप कर जाए, क्योंकि अब तो हाई है कोरोना, हर जगह है जी। तो ये एक नए पॉपुलेशन को अफेक्ट करके फिर ये बहुत बुरी तरह से फैल जाए। वुहान में फिर रिलैप्स हुआ था, तो ये कहना मुश्किल है। जब एक बार बिल्कुल ज़ीरो से ये आके इतना विकराल रूप ले सकता है कई देशों में, कई जगह, अपने यहाँ भी, तो ये कैसे कह सकते? जब हवा में हाई है, हमारे यहाँ हाई है, इंसिडेंट्स है ही हैं, कैरियर्स हैं, अफेक्टेड पीपल हैं, हमारे हॉस्पिटल में कोरोना का एग्जिस्टेंस है आज की तारीख में, कई रेड जोन में है, तो हम कुछ भी इसके बारे में ये कह नहीं सकते। वैक्सीन की जो बात आपने पूछी है जी, तो अभी तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीन लगने से कोई प्रिवेंशन या कुछ भी प्रूव हुआ हो या ये मार्केट में आया हो, ऐसा कुछ भी। तो वैक्सीन ऐसी चीज़ है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, हर्ड इम्यूनिटी वाली बात है, वो भी एक तरह का वैक्सीनेशन है, सेल्फ वैक्सीनेशन, ऑटो वैक्सीनेशन। वो उसका मतलब ये है कि जैसे आपको मालूम है पहले एक बार किसी को चेचक हो जाता था बचपन में, दोबारा नहीं होता था, पूरी ज़िंदगी भर नहीं होता था, और जिसको नहीं हुआ उसको अडल्ट एज में होता था, तो उसके बहुत सीरियस हो जाते थे, मरने की भी नौबत आती थी। तो उसी तरह से जिसको कोरोना के एक्सपोजर हो चुका है, खास करके जैसे हम लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है, एक तरीके से एंटीबॉडी से हम वैक्सीनेट हो चुके हैं। ये हमारे अंदर वायरस आने की वजह से हम इससे इम्यून हो चुके हैं, ये पॉसिबिलिटी है। हर्ड इम्यूनिटी हो चुकी है, इसीलिए इंसिडेंस कम होता जाएगा, लोग नहीं अफेक्ट होंगे। जो बिल्कुल एक्सपोज नहीं रहे हैं उनको बहुत सतर्क रहना चाहिए। अगर उनका सडन एक्सपोजर हुआ हाई डोज से, हाई वायरल लोड से, तो कुछ भी हो सकता है, उनको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि कोविड-19 के इलाज का नोडल सेंटर जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज को बनाया गया है। इस संदर्भ में जीएसबीएम कॉलेज कानपुर में कोविड के मामलों की रिकवरी रेट 89.5% है। इस कामयाबी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये जो कामयाबी है ये सबकी मेहनत का फल है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई डेस्टिनी से हुआ, मेहनत ही फल लाती है, खास करके बीमारी में। और ये बहुत बड़ा संदेश देती है कि हमें बीमारी से लड़ने के लिए मरीज को भी इतना ही कोऑपरेट करना होगा, उतना सजग होना पड़ेगा जितना डॉक्टर्स को, सबको मिलकर मेहनत करनी होगी, डॉक्टर मरीजों को भी कोऑपरेट करना होगा, पूरी सोसाइटी का कोऑपरेशन इसमें है, सारे हेल्थ केयर वर्कर्स का योगदान है, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा योगदान है कि वो पकड़ के और रेड जोन से, हर जगह से जहां उनको पता लगता था कोई ट्रैवल करके आया, कोई बाहर से आया, कोई कॉन्टैक्ट है, सबको राउंड अप करते थे, सबको क्वारंटीन किया, सबको लेके आए, जांचें कराने में बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया। जांचों की सुविधा यहाँ नहीं थी, यहाँ की जांचों की सुविधा दी, दिन पे दिन बढ़ गया और जांचों की सुविधा बढ़ती गई। 400 से ज़्यादा हम जांच कर लेते हैं रोज़। ये तो इसमें आप देखिए शासन, हमारा लोकल प्रशासन है, डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर, पुलिस,
और पब्लिक सोसाइटी सब लोगों ने, और इवन अपार्टमेंट्स के लोगों ने देखा कि कहीं पर एक इंसिडेंस हुआ, वो लोग या तो घुसने से प्रिवेंट किया या अंदर सील कराया, उन्होंने खुद फ़ोन करके अपना पूरा अपार्टमेंट सील कराया। बहुत बड़ा योगदान है। कितने अवेयर है हमारे कानपुर वासी, कितना ख्याल करते हैं अपना एक दूसरे का, कितना ये सोसाइटी के लिए इनके में सेवा भाव है। कितने एनजीओज आए, कितने लोगों ने, शुरू में हमारे पास खाने पीने का प्रबंध नहीं हो पाता था, एनजीओज ने टोटली खिलाना पिलाना सब कुछ किया। हमारे वॉशिंग मशीन, लॉन्ड्री, बहुत बड़ा प्लांट, इवन ऑटोमेटिक प्रेस हो जाता है। ये हमारी मंत्री जी हैं, एमएलए श्रीमती नीलिमा कटियार जी, हमारे एरिया की एमएलए भी रही हैं, वो मंत्री जी ने पूरा इंतज़ाम करा दिया। तो हमारे यहाँ पर भारी संख्या में डेली लिनन है, चादर तौलिए ये धुलते हैं, सुखाए जाते हैं ड्रायर से और अगला दिन अवेलेबल हो जाते हैं। साफ सफाई हम लोगों ने रखी और इतना ही करने की वजह से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। बायो वेस्ट मैनेजमेंट और एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो हम लोग प्रोटोकॉल पे चले, बायो वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा। इंसिनरेटर्स में तुरंत जाते थे ये वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह, डिस्पोजल हम लोग का बहुत अच्छा रहा। इसका एक अलग डिपार्टमेंट चलता था, फूड वगैरह का अलग चलता था, आइसोलेशन के प्रोटोकॉल के लिए अलग डिपार्टमेंट था, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के हमने करीब 15 टास्क फोर्स बनाए गए। डेड डिस्पोजल हमने बहुत अच्छे से किया, बॉडी बैग में डाल के इंसिनरेटर में डालना सबकी प्रेजेंस में, और पुलिस भी, डॉक्टर भी, हेल्थ केयर वर्कर वहाँ तक जाते थे, क्रेमेटोरियम तक, वहाँ तक छोड़ के आते थे और इसका पूरा वीडियो लेके इसको पूरे आइसोलेट करके तुरंत डेड बॉडी को बैग में बंद करना। उनको हम 5 मिनट भी ऐसे नहीं खुला छोड़ते थे ताकि फैले ना। तो हमारी डेड डिस्पोजल कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी, ट्राइजिंग कमेटी की कोई आया उसको कोरोना की क्या पॉसिबिलिटी है, सस्पेक्ट केसेस को तुरंत अलग करना, बाकी नॉन कोविड को तुरंत ट्रीटमेंट कराना जिससे कि वो ट्रीटमेंट मिल जाए, मरे ना, कोरोना से इन्फेक्ट ना हो जाए जब तक कि उनको ट्रीटमेंट मिले। उनको ट्राइजिंग में वार्ड्स अलग अलग करना और बहुत हाइजीन का ध्यान देना, सैनिटाइजेशन करना, पूरा फ्यूमिगेशन कराया हम लोगों ने। बाथरूम टॉयलेट को हर एक आदमी के जाने के बाद, एक एंट्री के बाद हम लोग ने सैनिटाइज किया, हर चीज़ को, फोमाइट्स को क्लीन किया, वाइप किया, एक्सेस सामान हर जगह से हटाया। देखिए आज हम लोगों के कुर्सियों में भी आम के रेस्ट नहीं होने चाहिए, कम सामान होना चाहिए, टेबल खाली होनी चाहिए, बस जितनी सामान ज़रूरत है उसी से रहना चाहिए। हम जितने सामान घर में रखेंगे, सजाने के सामान भी को हटा देना चाहिए। सब जगह कोरोना के वायरस, बैक्टीरिया ये सब बैठेंगे। डॉक्टर साहब एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा मैं, वो ये है कि एसिम्प्टोमेटिक यानी सिम्टम, डॉक्टर साहब एसिम्प्टोमेटिक यानी सिम्टमलेस मरीजों के इलाज के संदर्भ में कुछ दिक्कतें पेश आ रही हैं आपके समझ? हाँ, एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को अब हम लोग के एक्सपीरियंस से पता है कि उनको अस्पतालों में नहीं लाना चाहिए। एसिम्प्टोमेटिक है, मान लीजिए कोरोना पॉजिटिव है तो वो आके फैलाएंगे सब में, हेल्थ केयर वर्कर और मरीजों में, नॉर्मल मरीजों में। जो मरीज कोरोना पॉजिटिव नहीं है, दूसरी चीज़ों से सीरियस होकर आए हैं, उनको अलग जगह क्वारंटीन करना चाहिए। अब हम लोग ने ये सिस्टम कर दिया है। जैसे जमाती थे ये मरघट वाले, तो ये सब आके और खुद तो कोरोना पॉजिटिव थे सब, और मरघट नहीं सर, मरघट है सब। ये एसिम्प्टोमेटिक पूरा फिर से। ये एक सवाल है कि आपके हॉस्पिटल में एसिम्प्टोमेटिक यानी सिम्टमलेस मरीज आ रहे हैं, तो इन मरीजों के इलाज में कुछ दिक्कत हो रही है? जो हमारे कोरोना के पॉजिटिव हैं पर एसिम्प्टोमेटिक, कोई लक्षण नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, उनको हम लोगों ने शुरू में, जैसे ये जमाती थे इतनी भारी संख्या में आए, उन्होंने हमारे हॉस्पिटल के रिसोर्सेज भी ड्रेन कर दिए, पूरी हमारे हम लोगों को थका दिया, हमारे हेल्थ केयर वर्कर, मैन पावर सबको क्वारंटीन में डालना पड़ा। तो ऐसे लोगों को अब हम लोग ये सीख गए हैं, समझ गए हैं, क्योंकि हम लोग भी इस बीमारी से नए प्रोटोकॉल निकाल रहे हैं, पहली बार डील कर रहे हैं। अब उनको दूसरे आइसोलेशन सेंटर्स पे रखा जाता है, होम क्वारंटीन कर सकते हैं, उनको अलग जगह, कोई फार्म हाउस हो, कोई गवर्नमेंट के हॉस्टल हो, कोई और जगह CHC PHC वगैरह, कोई होटल वगैरह में क्वारंटीन किया जा सकता है। उनको बिल्कुल ज़रूरी नहीं है अस्पताल में लाना, क्योंकि अस्पताल में लाकर वो, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक है, उनको कोई मेडिकल केयर तो चाहिए नहीं, खाली आइसोलेशन में रखना है, तो उनके लिए लेवल 1-2 हॉस्पिटल बन चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम से अपने आप ही ठीक हो जाते हैं?
ठीक भी हो जाते हैं, कई बार ये डिटोरेट कर जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी इनके लंग्स में आ जाती है, निमोनिया हो जाता है और ये सीरियस होके आईसीयू के लायक भी हो जाते हैं। तो आईसीयू में हम लोग लेवल 3 हॉस्पिटल है हमारा, उसमें हम लोग भर्ती करते हैं, इलाज करते हैं उसमें भी, लेकिन थोड़ा बहुत रहते हैं, हम लोगों ने बचा ही लिया ज़्यादातर, शायद कोई एक आध मर जाए, हम बचा लेते हैं हम लोग। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो लोकल से होके इंटरनेशनल है वो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि दुनिया भर में बहस छिड़ी हुई कि कोविड-19 के वायरस के प्रसार के लिए चीन जिम्मेदार है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी पहले ही कह चुके हैं कि ये वायरस जो है नेचुरल नहीं है, बल्कि किसी लैब से जो है वो लैब से जो है निकला है। अभी आपको जानकारी है कि जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के पूर्व स्टूडेंट और एमबीबीएस में आपके बैचमेट श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन बने हैं और विभिन्न क्षेत्रों से ये मांग पकड़ रही है कि चीन के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस संदर्भ में आपकी राय क्या है? देखिए, ये तो एक चीन तो पूरा एक देश है, भारी भरकम देश है और देश को चलाने वाले शायद कुछ लोग का ये डिसीजन होगा कि इस तरह से एक वर्ल्ड वॉर छेड़ दी जाए उनका, ताकि अपना फ़ायदा हो। ये अब ज़्यादा एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, ये हेल्थ केयर वर्कर्स या डॉक्टर्स की प्रॉब्लम अब नहीं रही कि चीन द्वारा छेड़ा या कैसे, क्योंकि हमें तो मरीज़ आ रहे हैं, हमें अब, और ये एक वायरस है और हमें मैनेज करना है इन केसेस को, किस तरह बेस्ट मैनेज करना है, क्योंकि अब ये हो गए, केसेस आ गए। जी डॉक्टर साहब, डब्ल्यूएचओ में ये मुद्दा उठ चुका है, कई देशों ने 154 से अधिक देशों ने प्रस्ताव पारित किया है, उसमें यूरोपीय यूनियन के भी हैं। अमेरिका पहले से ही कहता रहा है कि आखिर कौन सी ऐसी लापरवाही चीन की तरफ से हुई है कि जिसके कारण ये वायरस जो है इसका तेज़ी से प्रसार हुआ है, समय रहते जानकारी नहीं मिल पाई दुनिया के लोगों को। तो ये तो एक डब्ल्यूएचओ में ये मुद्दा है ही, ऑलरेडी एक बन चुका है। इसके एक्चुअली इसमें डिटेल में जाना बहुत बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे ये हम लोगों के अब नॉलेज में आ गया है कि ऐसा, ये जैसे इन्होंने कोरोना वॉर छेड़ा, वर्ल्ड वॉर, तो उसी तरह ये बहुत तरह के वॉर, बायोकेमिकल वॉरफेयर वगैरह कर सकते हैं और बहुत सारे और बायोकेमिकल वेपन है। पहले एंथ्रेक्स का हो चुका है, बैसिलस एंथ्रेसिस को फैलाकर हो चुका है, जो पाउडर के रूप में भेज दिया जाता था पैकेट में, पार्सल कोरियर्स का आजकल सिस्टम है। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इससे अब सतर्क रहना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि अगर ये एक वर्ल्ड वॉर का तरीका हो गया, कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं होता, तो इसके बचाव के लिए हमारे पास अब बहुत कम साधन होते हैं। कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत सारे साधन, हम अपने बॉर्डर प्रोटेक्ट कर देते हैं, आतंकवादियों को आने ही ना दें अंदर, लेकिन ये जो वायरस है इसके आने का तो बहुत सारे जरिया होते हैं। एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि इंटरनेशनल जो एक्सचेंज हम लोगों के रहता है ऑफ ह्यूमन मैन पावर, इसको काफ़ी हद तक बंद कर देना चाहिए और हम लोगों को वॉलंटरली बंद कर देना चाहिए। ना आप विदेश जाएं, भारत छोड़ के कोई कहीं ना जाए, इस देश में रहिए। इस देश में सब कुछ है, हमारे पास अपना खाना पीना, कपड़ा लत्ता सब कुछ है, हमें किसी देश की ज़रूरत नहीं है। कोई भी यहाँ का ना जाए, आप अपने बच्चों को भी, आपके अपने रिश्तेदारों को डिस्करेज करिए कि कोई बाहर ना जाए। हम अपने भारत में अगर एक दीवार बना के रहें तो हम बहुत अच्छा सर्वाइव करेंगे, बहुत तरक्की करेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सब देशों में नहीं है। अमेरिका में कई चीज़ें हैं, कई खाना वाना नहीं पैदा होते, वहाँ पानी की कमी है ज़्यादातर जगह में, और कई जगह वहाँ कपड़े नहीं बनते, कॉटन नहीं बनता, तो रॉ मटेरियल्स नहीं है। बहुत सारे देश हैं, शायद ही कोई देश होगा भारत की तरह टोटली कंप्लीट सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर। ये बड़ा जादुई शब्द कहा है हमारे प्रधानमंत्री ने, बहुत जादुई शब्द है ये आत्मनिर्भर। अगर हम सब इसको दोहराएं एक मंत्र की तरह और सुबह से शाम अगर ये कहें और हम अपने इंडिविजुअल्स पे भी अप्लाई करें, हम खुद आत्मनिर्भर बने, तो अपने घर के अंदर ही अगर हम किसी से अपना मुझे पानी पिला दो, मेरा खाना बना दो, मेरे कपड़े धो दो, मेरे बाल बना दो, मेरा ये कर दो वो कर दो, इस तरह अगर हम ये आदत छोड़ दें, घर का एक एक मेंबर, घर कितना खुशहाल होता है। उसी तरह देश का, कई लोगों ने इसका बड़ा गलत मतलब लगाकर बहुत मजाक उड़ाया कि हम फ़ोन तो
अमेरिकन लिए हैं और चाइनीज गाड़ी हमारी BMW गाड़ी है, गाड़ी BMW है और ऑडी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगले के पास चाइनीज फ़ोन है, हमारा माइक जो है ताइवान का है, फलानी चीज़ कोरिया की है, ये चीज़ यूरोप की है, ये इंग्लैंड में बनी, इस तरह मजाक उड़ाते हैं। ये मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। ये देखिए, इसका मतलब ये नहीं है आत्मनिर्भर का, जैसे हम घर में कहें हम सब काम अपना खुद करेंगे, इसका मतलब नहीं है कि हम दाल उगाएंगे, चावल उगाएंगे, धान में से चावल निकालेंगे, आटा हम अपने अपने सब लोग गेहूँ लेंगे, पीसने जाएंगे, ये मतलब नहीं। मिल के रहेंगे लेकिन किसी पे निर्भर नहीं है अपने डेली सामान के लिए, अपनी जीवन के लिए, अपनी जीविका के लिए हम किसी पे निर्भर नहीं है, ये मोदी जी का मतलब है। तो हम लोगों को इस बात पे मजाक न उड़ाकर इसको सीरियसली लीजिए। और अगर आपने ये समझ लिया, हर इंडिविजुअल ये सोच ले कि हम आत्मनिर्भर होंगे, हम अपने पैर खड़े होंगे। छोड़ दीजिए, आप अगर बाहर थे या बाहर हैं, या आप यहाँ हैं बाहर जाने के सोचते हैं, बाहर से चाहे डिग्रियाँ लेने का या बाहर से कुछ पढ़ाई या बाहर कमाने का, तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि भारत से अब नंबर 1 पे पहुंचेगा पूरे दुनिया में। और ये इस तरह का जब चैलेंज आया कोरोना का पूरी दुनिया को, तो आपने देखा बेस्ट परफॉर्मेंस भारत का है। इसी तरह कभी कोई मुसीबत आएगी, मैं जानती हूँ प्रलय भी आएगा तो भारत ही बचेगा और कोई नहीं देश बचेगा। इसीलिए भारत में रहिए, अपने बच्चों को भारत में रखिए। जी, एक सवाल आपसे और है, आज अभी तक आज उसके व्यूअर्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक मुझे पुराना गाना ख्याल आता है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। चलिए, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से और सहजता से हमारे व्यूअर्स की जिज्ञासाओं का समाधान किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।